चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड 1997 में आई थी, पर आज भी देखिए बेस्टसेलर है। बिल्कुल। और इसकी वजह शायद ये है कि ये सीधी साधी मतलब जो पारंपरिक सोच है ना, उसको चैलेंज करती है। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ, ये तो सब बताते हैं। हाँ। पर ये किताब पूछती है, क्या यही अमीर बनने का रास्ता है? शायद नहीं। हाँ, और ये पूरी कहानी कियोसाकी के अपने अनुभव से है। उनके दो पिता थे, एक पुअर डैड जो उनके असली पिता थे, पढ़े लिखे सरकारी अफसर, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी। और दूसरे रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे पर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक। बहुत दिलचस्प कंट्रास्ट है। बिल्कुल। और इन्हीं रिच डैड ने रॉबर्ट को पैसे के वो 6 सबक सिखाए जो उनके असली पिता नहीं सिखा पाए। सही। तो आज हम इन्हीं 6 सबकों की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि इनमें क्या खास है और आज के जमाने में ये कितने काम के हैं। पहला सबक ही थोड़ा क्या कहते हैं, चौंकाने वाला है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में अजीब लगता है ना, भाई पैसे के लिए नहीं तो किसके लिए? हाँ, अजीब लगता है शुरू में, पर यहाँ सोच का फर्क है। देखिए, पुअर डैड की दुनिया में क्या था? नौकरी की सुरक्षा, तनख्वाह, ये सबसे जरूरी था। जबकि रिच डैड का मानना था, अरे भाई तनख्वाह के पीछे क्यों भागना, कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। मतलब संपत्तियां, एसेट्स बनाओ। अच्छा। लक्ष्य सिर्फ सैलरी पाना नहीं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना होना चाहिए। और इसी से जुड़ा है किताब का वो मशहूर कॉन्सेप्ट रैट रेस। ये क्या चीज है? रैट रेस ये वो अंतहीन चक्कर है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी पाओ, तनख्वाह आई, हाँ। तो खर्चे बढ़ाओ, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर, लोन वगैरह। फिर उन बिलों को भरने के लिए और ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, और फिर और ज्यादा खर्च करो। बिल्कुल। और ये रिटायरमेंट तक बस चलता ही रहता है। आप भागते रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। जैसे पिंजरे में चूहा घूमता रहता है ना। हाँ, समझा। कियोसाकी का खुद का पहला अनुभव भी बड़ा मजेदार है इसमें। 9 साल की उम्र में रिच डैड ने उन्हें और उनके दोस्त को अपने स्टोर में लगाया, 10 सेंट प्रति घंटे पर। हाँ, और जब कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट ने शिकायत की कि भाई ये पैसे तो बहुत ही कम हैं, तो रिच डैड हंसे और बोले, बधाई हो, तुमने पहला सबक सीख लिया। ज्यादातर लोग बस यही करते हैं, कम तनख्वाह की शिकायत करेंगे पर नौकरी छोड़ने से डरेंगे। डर? किस बात का डर? डर कि भाई नौकरी चली गई तो बिल कैसे भरेंगे, और साथ में लालच भी होता है कि तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। रिच डैड कहते थे कि इन्हीं दो भावनाओं, डर और लालच के जाल में लोग फंसे रहते हैं और रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते। निकल ही नहीं पाते। अमीर इन भावनाओं को समझते हैं और इनसे ऊपर उठकर सोचते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। तो मतलब साफ फर्क ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग अपना समय देकर पैसा कमाते हैं, जिसे एक्टिव इनकम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अमीर एक ऐसा सिस्टम, ऐसी संपत्ति बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए पैसा कमाता है, यानी पैसिव इनकम। एकदम सही पकड़ा। सोचिए, एक डॉक्टर है, मरीज देखेगा तो फीस मिलेगी, ये एक्टिव इनकम है। अगर वो बीमार पड़ जाए, छुट्टी ले ले, तो इनकम बंद। इनकम बंद। दूसरी तरफ मान लीजिए किसी ने कुछ दुकानें किराए पर दे रखी हैं, ये पैसिव इनकम है। वो बंदा छुट्टी पे भी चला जाए तो भी किराया आता रहेगा। इसीलिए रिच डैड ने रॉबर्ट को बिना तनख्वाह के काम करने को कहा था शुरू में, ताकि वो पैसे के पीछे भागने की आदत छोड़ें और अवसर देखना सीखें। तो हर किसी को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर मैं मान लो कल काम करना बंद कर दूं, तो क्या मेरी इनकम आती रहेगी? बिल्कुल। और अगर जवाब नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि आप रैट रेस में हैं। तो फिर रास्ता क्या है इससे निकलने का? रिच डैड के अनुसार रास्ता है वित्तीय शिक्षा लेना और ऐसी संपत्तियां बनाना जो आपके लिए कमाए, सोते हुए भी कमाए। ठीक है, तो ये बात समझ है कि पैसा हमारे लिए काम करे, पर सवाल यह है कि ये होगा कैसे? यहीं पर शायद दूसरा सबक आता है, वित्तीय साक्षरता, पैसे की समझ। हाँ, बिल्कुल। कियोसाकी कहते हैं ना कि आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं, कितना रखते हैं ये जरूरी है। यही तो विडंबना है। देखिए, स्कूल हमें इतिहास, भूगोल, साइंस सब पढ़ाते हैं, हाँ, पर पैसा मैनेज करना कौन सिखाता है? कोई नहीं। नतीजा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो भी पैसों के मामले में संघर्ष करते दिखते हैं। हाँ, ये तो है। कियोसाकी के पुअर डैड पीएचडी थे, पर हमेशा पैसों की चिंता। रिच डैड 8वीं पास, पर आर्थिक रूप से इतने सफल। फर्क क्या था? वित्तीय साक्षरता। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल लिटरेसी।
और इस साक्षरता का सबसे बुनियाद में सबसे पहला नियम क्या है? संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है। लगता आसान है, पर कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग यहीं गड़बड़ करते हैं। उनकी परिभाषा कमाल की सरल है वैसे। क्या है परिभाषा? संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधी बात। अच्छा। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना समझ लिया तो आधा खेल समझ आ गया। लेकिन हम अक्सर जिसे अपनी संपत्ति समझते हैं, जैसे अपना घर, वो असल में देनदारी निकलती है। ये कैसे? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर रिच डैड के हिसाब से सोचिए, अगर आप उस घर में खुद रहते हैं तो क्या हो रहा है? आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, बीमा, मरम्मत, ये सब पैसा आपकी जेब से जा रहा है ना? हाँ, जा तो रहा है। तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। इसलिए रिच डैड के अनुसार वो एक देनदारी है। हाँ, अगर आप उसी घर को किराए पर दे दें और उससे हर महीने पैसा आने लगे, तब वो संपत्ति बन जाएगा। तब वो संपत्ति बन जाएगा, क्योंकि अब वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और कार तो पक्का देनदारी हुई फिर। अरे कार तो क्लासिक उदाहरण है देनदारी का। खरीदते ही उसकी कीमत गिरना शुरू, डिप्रिसिएशन, ऊपर से पेट्रोल का खर्चा, बीमा, मरम्मत, वो तो पैसा निकालती ही जाती है। तो फिर असली संपत्तियां क्या हैं? किस तरह की चीजें? ऐसी चीजें जो आपके लिए इनकम पैदा करें, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स या बॉन्ड्स जिनसे आपको डिविडेंड या ब्याज मिले, कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे। अच्छा, मतलब आपको हर समय वहां मौजूद न रहना पड़े। हाँ, या फिर बौद्धिक संपदा, जैसे आपने कोई किताब लिखी है, कोई पेटेंट है जिससे रॉयल्टी आ रही है। कोई भी ऐसा निवेश जो कैश फ्लो मतलब पैसे का बहाव आपकी तरफ लाए। किताब में अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के कैश फ्लो पैटर्न भी दिखाए गए हैं। वो क्या बताते हैं? वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, गरीब का क्या है? पैसा आया, जरूरतों और खर्चों में चला गया, खत्म। ठीक। मध्यम वर्ग, वो कमाता है, ठीक ठाक कमाता है, पर जैसे ही कमाई बढ़ती है वो क्या करता है? बड़ा घर, नई गाड़ी, हाँ, बड़ी देनदारियां खरीद लेता है। घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फिर उन्हीं के बिल भरने में उसकी सारी कमाई चली जाती है। वो भी रैट रेस में ही फंसा रहता है, बस पिंजरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। और अमीर, वो पहले संपत्ति खरीदते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस। उन संपत्तियों से इनकम आती है, फिर उस इनकम से वो अपने खर्चे चलाते हैं और बची हुई इनकम से और संपत्ति खरीदते हैं। अरे वाह, मतलब उनका पैसा ही उनके लिए और पैसा कमा रहा है। बिल्कुल, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, यही फर्क है। तो असल में ये सोच का फर्क है। एक बंदा तनख्वाह बढ़ते ही सोचता है चलो महंगी कार लोन पर ले लूं, दूसरा सोचता है यार इस पैसे से पहले एक छोटी दुकान खरीदकर किराए पर लगा दूं, उससे जो इनकम आएगी उससे शायद बाद में कार ले लूं। यही मुख्य बात है। अमीर संपत्ति जमा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां जमा करते हैं, और अक्सर उन्हें ही संपत्ति समझ बैठते हैं। कियोसाकी कहते हैं, हर बार कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? ये एक सवाल ही काफी कुछ बदल सकता है। बिल्कुल, यही असली वित्तीय साक्षरता है। तो ठीक है, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना एक बात हुई, पर असल में अपनी संपत्ति बनाना ये दूसरी बात है। यहीं पर तीसरा सबक आता है, अपने काम से काम रखो, मतलब माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना? नहीं, इसका मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। कियोसाकी का मतलब है अपनी नौकरी यानी आपका जो प्रोफेशन है, और आपका बिजनेस यानी आपकी संपत्ति वाला कॉलम, एसेट कॉलम, इन दोनों का फर्क समझो। अच्छा, ये अलग अलग हैं। हाँ, आपकी नौकरी आपकी आय का जरिया है, जरूरी है, पर आपका असली बिजनेस आपकी संपत्ति का कॉलम है। रिच डैड कहते हैं नौकरी बेशक करते रहो, पर अपना फोकस अपने बिजनेस यानी अपनी संपत्ति बनाने पर रखो। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस पर नहीं। जैसे वो मैकडॉनल्ड्स वाले रे क्रॉक की कहानी है ना, उन्होंने कहा था कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, हाँ, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। सही, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का असली पैसा कहाँ से बनता था? फ्रेंचाइजी को बेची गई प्राइम लोकेशन वाली जमीन से। बर्गर तो बस उस बिजनेस मॉडल का एक जरिया था। सफल लोग अपने असली बिजनेस को पहचानते हैं, जो अक्सर उनकी नौकरी से बिल्कुल अलग होता है। तो रिच डैड ये नहीं कह रहे थे कि नौकरी छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं। वो कहते थे नौकरी रखो, उससे जो पैसा आ रहा है उसको देनदारियों पर मतलब
फालतू चीजों पर उड़ाने की बजाय संपत्ति खरीदने में लगाओ। अपने खर्चे काबू में रखो और धीरे धीरे अपना संपत्ति वाला कॉलम बनाते जाओ, ईंट पर ईंट रखते जाओ। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब संपत्ति से होने वाली इनकम खर्चों से ज्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली। जब आपकी संपत्ति से आने वाली पैसिव इनकम आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप वित्तीय लोभ से स्वतंत्र हैं, फाइनेंशियली फ्री। उसके बाद नौकरी करनी है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। चाहे तो करें, चाहे तो ना करें। तो हमारा असली बिजनेस होना चाहिए संपत्ति बनाना। हाँ जी, अपना एसेट कॉलम खड़ा करना। इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसा हमने पहले कहा, ऐसे बिजनेस जो आपके बिना चल सकें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, किराया देने वाली रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा जिनसे रॉयल्टी मिले। फोकस इन पर होना चाहिए। और किन चीजों से बचना चाहिए? नई चमचमाती कारें, महंगे गैजेट्स, वो लग्जरी सामान जिनकी आपको जरूरत नहीं है, अपनी हैसियत से बड़ा घर लोन पर लेना, ये सब देनदारियां हैं। रिच डैड कहते थे, उस पैसे से इनकम देने वाली संपत्ति खरीदो। रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद भी तो यही किया था, है ना? नौकरी करते हुए रियल एस्टेट में निवेश करते रहे। हाँ, उन्होंने बिल्कुल यही किया। जेरोक्स में सेल्स की नौकरी करते थे, उससे जो पैसा आता था उससे छोटी छोटी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदते थे, उनसे किराया आता था, कैश फ्लो बनता था। धीरे धीरे उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया कि उन्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं रही। और फिर किताबें लिखी जिनसे और पैसिव इनकम आई। हाँ, वो रॉयल्टी भी उनकी संपत्ति बन गई। उन्होंने अपने बिजनेस पर, अपने एसेट कॉलम पर ध्यान दिया, नौकरी पर नहीं। और टैक्स के नजरिए से भी शायद पैसिव इनकम बेहतर होती है। किताब में 3 तरह की इनकम बताई है: अर्जित, पोर्टफोलियो और पैसिव। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। अर्जित इनकम यानी आपकी तनख्वाह, उस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। पोर्टफोलियो इनकम, जैसे आपने कोई स्टॉक बेचा और मुनाफा हुआ, उस पर थोड़ा कम। और पैसिव इनकम जैसे किराया, रॉयल्टी, बिजनेस का मुनाफा, इस पर अक्सर सबसे कम टैक्स लगता है। अच्छा। सरकार भी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसमें छूट देती है। इसीलिए अमीर लोग पैसिव इनकम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, टैक्स भी बचता है। तो तीसरा सबक साफ है, नौकरी आय के लिए ठीक है, पर दौलत बनाने के लिए अपने बिजनेस यानी अपनी संपत्ति पर ध्यान दो। अपनी बैलेंस शीट देखो, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट नहीं। बिल्कुल सही कहा, अपने एसेट कॉलम पर फोकस करो। चलिए अब चौथे सबक पर आते हैं। ये थोड़ा तकनीकी लगता है, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस यानी कंपनी की ताकत। क्या ये हम जैसे आम लोगों के लिए भी समझना जरूरी है? कियोसाकी के अनुसार ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बताते हैं कि टैक्स का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। शुरू में इनकम टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगता था। अच्छा। हाँ, पर जल्दी ही अमीरों ने कानूनी तरीके ढूंढ लिए टैक्स बचाने के। सबसे बड़ा तरीका था कॉर्पोरेशन बनाना, यानी कंपनी बनाना। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे टैक्स का बोझ किस पर आ गया? मध्यम वर्ग पर। मध्यम वर्ग और गरीबों पर। पर ऐसा क्यों? एक नौकरी करने वाला बंदा और एक बिजनेस का मालिक, इनके टैक्स देने के तरीके में क्या फर्क है? यही सारा खेल है, समझिए। एक नौकरी वाला व्यक्ति, कर्मचारी, क्या करता है? पहले वो कमाता है, फिर सरकार उसमें से टैक्स काट लेती है, पे टैक्सेस। फिर जो बचता है वो उसे खर्च करता है, स्पेंड। अर्न, पे टैक्सेस, स्पेंड। हाँ, यही होता है। लेकिन एक कॉर्पोरेशन या कंपनी का मालिक क्या करता है? वो पहले कमाता है, अर्न, फिर कंपनी के जितने भी जायज खर्चे हैं, ऑफिस का किराया, गाड़ी का खर्चा, ट्रैवल, फोन बिल, सप्लाई, वो सब उसी कमाई से करता है, स्पेंड। टैक्स देने से पहले। हाँ, टैक्स देने से पहले। और फिर जो मुनाफा बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देता है, पे टैक्सेस। तो क्रम क्या हुआ? अर्न, स्पेंड, पे टैक्सेस। ये क्रम बदलने से ही जमीन आसमान का फर्क आ जाता है टैक्स में। अरे, तो कंपनी बनाना इतना फायदेमंद है? हाँ, कानूनी तौर पर बहुत फायदेमंद है। एक तो जैसा मैंने कहा, आप बिजनेस के बहुत सारे खर्चों को टैक्स देने से पहले ही अपनी इनकम से घटा सकते हैं। दूसरा, अक्सर कॉर्पोरेट टैक्स की दरें व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दरों से कम होती हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी आपकी निजी संपत्ति को बिजनेस के जोखिमों से बचाती है। इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अगर मान लो बिजनेस किसी वजह से डूब गया, तो लेनदार आपकी कंपनी की संपत्ति तो ले सकते हैं, पर आपके घर, आपकी निजी गाड़ी पर हाथ नहीं डाल सकते। ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। बहुत बड़ी। किताब में ESBI क्वाड्रेंट की बात भी की है। ESBI। हाँ, ये क्या है ESBI? E मतलब एम्प्लॉय यानी कर्मचारी,
एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, जैसे कोई डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक है या कोई वकील या दुकानदार। ये दोनों क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में हैं। लेफ्ट साइड। हाँ, यहाँ लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं और ज्यादा टैक्स देते हैं। फिर है बी यानी बिजनेस ओनर। इनके पास एक सिस्टम होता है और लोग इनके लिए काम करते हैं, मैकडॉनल्ड्स जैसा। और आई मतलब इन्वेस्टर, निवेशक। इनका पैसा इनके लिए काम करता है। ये दोनों राइट साइड में हैं। बी और आई राइट साइड में। हाँ, यहाँ सिस्टम और पैसा आपके लिए काम करते हैं और टैक्स के नियम भी इनके लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। रिच डैड का लक्ष्य था रॉबर्ट को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाना, ई या एस से बी या आई बनाना। तो इसका मतलब अमीर लोग सिर्फ ज्यादा कमाते ही नहीं हैं, बल्कि वो पैसे को रखने और बचाने के कानूनी दांव पेच भी जानते हैं। ये भी फाइनेंशियल आईक्यू का हिस्सा है। बिल्कुल, फाइनेंशियल आईक्यू सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। कियोसाकी कहते हैं इसके 4 हिस्से हैं। पहला अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब समझना, नंबरों की भाषा। दूसरा इन्वेस्टिंग यानी पैसे से पैसा बनाना। तीसरा मार्केट को समझना, मांग और पूर्ति का खेल। और चौथा कानून को समझना, टैक्स के नियम, कॉर्पोरेट कानून। ये चारों जरूरी हैं। हाँ, अमीर इन चारों में माहिर होते हैं और ये समझना जरूरी है कि ये टैक्स चोरी नहीं है, ये टैक्स अवॉइडेंस है, मतलब कानून के दायरे में रह के टैक्स बचाना। तो चौथा सबक ये है कि पैसे के खेल के नियम समझना बहुत जरूरी है, खासकर टैक्स और कॉर्पोरेशन के नियम, ताकि आप जो कमाएं उसे ज्यादा से ज्यादा रख सकें। बिल्कुल, क्योंकि कमाना एक बात है और उसे बचाकर बढ़ाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये टैक्स और कंपनी वाली बातें सुनकर लगता है कि अमीर सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं कमाते, दिमाग से भी कमाते हैं। और 5वां सबक तो और भी दिलचस्प है। अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। इसका क्या मतलब हुआ? कोई जादू टोना है क्या? हाँ, जादू नहीं, पर हाँ, ये फाइनेंशियल आईक्यू मतलब वित्तीय बुद्धिमत्ता का कमाल जरूर है। सोचिए, ज्यादातर लोग निवेश कैसे करते हैं? बैंक में एफडी करा दी, या कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया, या किसी एजेंट की सलाह मान ली। हाँ, यही होता है। ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं, पर इसमें आप एक बने बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। रिच डैड कहते हैं कि असली अमीर वो हैं जो खुद अवसर ढूंढते हैं, खुद सौदे बनाते हैं। वो ऐसी जगह पैसा बना लेते हैं जहां आम आदमी को कोई मौका नजर ही नहीं आता। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए बाजार में मंदी आ गई, शेयर बाजार गिर गया, प्रॉपर्टी के दाम गिर गए। आम आदमी क्या करेगा? डर जाएगा, अपना पैसा निकालने की सोचेगा। हाँ, बिल्कुल। पर जिसके पास वित्तीय समझ है और थोड़ी हिम्मत है, वो इसे कैसे देखेगा? वो इसे खरीदने का सुनहरा मौका समझेगा। उसे पता है कि अच्छी कंपनियों के शेयर या अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रही हैं। जैसे 2008 की मंदी में हुआ था। बिल्कुल, 2008 की मंदी याद कीजिए, जब सब डरे हुए थे, हाहाकार मचा था। उस वक्त जिन समझदार निवेशकों ने सस्ते में अच्छी संपत्ति, अच्छे स्टॉक्स खरीदे, उन्होंने अगले कुछ सालों में जबरदस्त मुनाफा कमाया। रिच डैड ने भी तो यही किया था। महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जब सब बर्बाद हो रहे थे, उन्होंने सस्ते में प्रमुख संपत्तियां खरीदी। तो संकट में अवसर देखना। हाँ, अगर आपके पास वो नजर है, वो समझ है। किताब में एक उदाहरण भी है कि कैसे कम पैसों में भी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये पैसे का आविष्कार करने का अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसका मालिक किसी मजबूरी की वजह से उसे जल्दी, मान लीजिए 70 लाख में बेचने को तैयार है। अब आम आदमी सोचेगा, मेरे पास 70 लाख कहाँ है? पर ऊंची फाइनेंशियल आईक्यू वाला बंदा सोचेगा, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? वो क्या करेगा? शायद बैंक से 60 लाख का लोन लेगा, बाकी 10 लाख के लिए कुछ निवेशक ढूंढेगा या अपनी थोड़ी सेविंग लगाएगा। सौदा हो गया। अब देखिए उसने लगाया कितना? बहुत कम, लेकिन प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है। उसने एक तरह से 30 लाख की इक्विटी तुरंत बना ली। ये क्या हुआ? उसने पैसे का आविष्कार किया, बिना ज्यादा पैसा लगाए पैसा बना लिया। वाह, ये तो सोचने का तरीका ही अलग है। बिल्कुल, ये मोनोपोली गेम जैसा है। गेम में हम क्या करते हैं? 4 हरे घर खरीदते हैं, फिर उनसे किराया आता है, फिर उन 4 हरे घरों को बेचकर एक लाल होटल बना लेते हैं। हाँ, करते हैं। कियोसाकी कहते हैं, गेम में तो सब ये रणनीति अपनाते हैं, पर असल जिंदगी में क्यों नहीं? छोटी छोटी संपत्तियां खरीदो, उनसे कैश फ्लो बनाओ, फिर उस मुनाफे से बड़ी संपत्ति खरीदो। पर लोग डरते हैं, कहते हैं, अरे निवेश में बड़ा जोखिम है।
हाँ, ये डर तो बहुत आम है। रिच डैड का क्या जवाब था इस पर? और वो एक मानसिकता वाली बात भी है ना कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, आई कांट अफोर्ड इट, ये हाँ। कहने के बजाय ये पूछना कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। पहला वाक्य, मैं खरीद नहीं कर सकता, ये आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। आप सोचना ही बंद कर देते हैं। सही। दूसरा वाक्य, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये आपके दिमाग को खोलता है, उसे मजबूर करता है समाधान ढूंढने पर। क्या कोई पार्टनर मिल सकता है? क्या फाइनेंसिंग का कोई और क्रिएटिव तरीका है? क्या मैं दूसरों के पैसे, OPM, अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसके लिए आपको अवसर ढूंढना, पैसा जुटाना, फंड रेजिंग और स्मार्ट लोगों जैसे वकील, अकाउंटेंट, ब्रोकर की टीम बनाना सीखना होगा। तो पांचवा सबक ये हुआ कि सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, बल्कि साहसी होना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और अवसर बनाना सीखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। दुनिया में अक्सर वो लोग आगे नहीं बढ़ते जो सबसे होशियार होते हैं, बल्कि वो बढ़ते हैं जो साहसी होते हैं और एक्शन लेते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता प्लस हिम्मत इज इक्वल टू दौलत। अवसर पहचानना और बनाना ये भी एक हुनर है। और यहीं पर छठा और आखिरी सबक आता है जो कहता है कि सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये करियर चुनने के बारे में लगता है। हाँ, ये काफी हद तक करियर और स्किल डेवलपमेंट के बारे में है। और ये पुअर डैड और रिच डैड की सलाह का एक और बड़ा फर्क दिखाता है। पुअर डैड क्या कहते थे? बेटा खूब पढ़ो, एक विषय में माहिर बनो, स्पेशलिस्ट बनो, ताकि तुम्हें अच्छी सुरक्षित नौकरी मिले। ज्यादातर माँ बाप यही सलाह देते हैं। हाँ, लेकिन रिच डैड क्या कहते थे? वो कहते थे सिर्फ एक चीज में माहिर मत बनो, कई तरह के हुनर सीखो, अलग अलग चीजों का अनुभव लो, जनरलिस्ट बनो, ताकि तुम पूरे सिस्टम को समझ सको, लोगों को मैनेज कर सको और अपना बिजनेस खड़ा कर सको। जैसे वो कहानी है कि रिच डैड ने किसी पढ़े लिखे युवक को मैकडॉनल्ड्स में काम करने की सलाह दी थी, जबकि वो शायद कुछ और करना चाहता था। हाँ बिल्कुल, वो युवक शायद मार्केटिंग या विज्ञापन में जाना चाहता था। रिच डैड ने कहा, पहले जाओ मैकडॉनल्ड्स में काम करो। क्यों? इसलिए नहीं कि वहां बर्गर अच्छे बनते हैं, बल्कि इसलिए कि वहां दुनिया का एक बेहतरीन बिजनेस सिस्टम काम करता है। अच्छा, सिस्टम सीखने के लिए। हाँ। रिच डैड का तर्क था, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कहानीकार हो सकते हो, पर अगर तुम्हें अपनी कहानी बेचना नहीं आता, मार्केटिंग नहीं आती, तो तुम सफल नहीं होगे। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर बनाना नहीं सिखाता, वो सेल्स सिखाता है, मार्केटिंग सिखाता है, ऑपरेशन सिखाता है, टीम को मैनेज करना सिखाता है। सफलता के लिए ये सब हुनर जरूरी हैं, सिर्फ एक तकनीकी हुनर नहीं। तो जब हम नौकरी चुनते हैं तो सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि तनख्वाह कितनी मिल रही है या कंपनी कितनी बड़ी है। रिच डैड के अनुसार नहीं, ये देखना चाहिए कि मैं यहाँ क्या सीखूंगा, कौन से नए हुनर विकसित होंगे जो मुझे लंबे समय में, मतलब लॉन्ग टर्म में, अमीर बनने में मदद करेंगे। कियोसाकी ने खुद यही किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलग अलग नौकरियां की। मरीन कॉर्प्स ज्वाइन की ताकि लीडरशिप सीख सकें। फिर जेरोक्स कंपनी में सेल्स की नौकरी की, जबकि वो सेल्स से बहुत डरते थे। क्योंकि सीखने के लिए, हाँ, ताकि वो बेचना सीख सके, जो बिजनेस के लिए सबसे जरूरी हुनर है। उन्होंने जानबूझकर कम तनख्वाह वाली नौकरियां की ताकि वो हुनर सीख सकें जो उन्हें आगे चलकर अपना बिजनेस बनाने में मदद करें। तो कौन से हुनर सबसे जरूरी बताए गए हैं अमीर बनने के लिए? कियोसाकी के अनुसार कुछ मुख्य हुनर हैं। सबसे पहले सेल्स और मार्केटिंग, अपनी बात कहना, बेचना, लोगों को मनाना। दूसरा वित्तीय साक्षरता, नंबर्स को समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना। तीसरा लोगों को मैनेज करना, लीडरशिप, टीम बनाना। और चौथा आपका अपना मुख्य तकनीकी कौशल या पेशा। ज्यादातर लोग सिर्फ चौथे पर ध्यान देते हैं और पहले तीन को नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या स्पेशलिस्ट होने से बेहतर जर्नलिस्ट होना है? रिच डैड के नजरिए से अगर आपको अपना बिजनेस बनाना है, अमीर बनना है, तो हाँ, एक स्पेशलिस्ट की राह थोड़ी सीमित हो सकती है। अगर उसका उद्योग बदल गया या टेक्नोलॉजी बदल गई तो वो मुश्किल में आ सकता है। लेकिन एक जनरलिस्ट जिसके पास कई तरह के हुनर हैं, वो ज्यादा आसानी से ढल सकता है, नए अवसर बना सकता है। स्पेशलिस्ट अक्सर दूसरों जनरलिस्ट के लिए काम करते हैं। समझ गया। तो छठा सबक है, अपने करियर को सिर्फ आज की तनख्वाह के चश्मे से मत देखो। ये देखो कि तुम क्या सीख रहे हो जो कल काम आएगा। सीखने पर फोकस करो। बिल्कुल। लंबी दौड़ में ज्ञान और हुनर पैसे से कहीं ज्यादा कीमती साबित होते हैं। तो ये थे रिच डैड पुअर डैड के 6 मुख्य सबक। अगर हम इन्हें जल्दी से दोहराएं, पहला, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, रैट रेस से बाहर निकलो। दूसरा, वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है। संपत्ति और देनदारी का फर्क समझो। और संपत्ति बनाओ, देनदारियां नहीं।
तीसरा, अपने काम से काम रखो, यानी अपनी नौकरी के साथ साथ अपना असली बिजनेस, अपना एसेट कॉलम बनाने पर फोकस करो। बिल्कुल। चौथा, टैक्स और कॉरपोरेशन के नियमों को समझो और उनका कानूनी रूप से फायदा उठाओ। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ। पांचवा, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं, ऑफिसर ढूंढो, सौदे बनाओ, साहसी बनो। कैसे खरीद सकता हूँ सोचो, नहीं खरीद सकता नहीं। और छठा, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे या तनख्वाह के लिए नहीं, जरूरी हुनर हासिल करो। हाँ, लॉन्ग टर्म का सोचो। इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब एक लाइन में कहें तो? निचोड़ यही है कि वित्तीय स्वतंत्रता, अमीर बनना, ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये सोच बदलने का खेल है, ये डल और लालच की भावनाओं से ऊपर उठने का खेल है, ये लगातार सीखते रहने और एक्शन लेने का खेल है। ये एक पूरी मानसिकता है, पुअर डैड वाली नहीं, रिच डैड वाली। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। इन 6 सबकों को जानने के बाद आज वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठा सकते हैं अपनी सोच बदलने के लिए? शायद अगली बार जब वो कुछ भी खरीदें, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी, बस एक पल रुककर खुद से पूछें, ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी? ये अच्छा है। या फिर जब मन में आए कि अरे यार ये तो मैं खरीद ही नहीं सकता, तो उस विचार को वहीं रोक कर पूछें, अच्छा मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? भले ही जवाब तुरंत न मिले, पर सवाल पूछने की आदत डालना दिमाग को खोल देगा। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बदलाव ही सोच के बड़े दरवाजे खोल सकते हैं।